नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आपके हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यस सर और लेकर आया हूं आज पॉलीसेकेराइड की वीडियो। तो ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी और सेकेराइड मतलब शुगर। एक ऐसा शुगर का यूनिट है जिसको हाइड्रोलाइज करने पे ढेर सारे मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं। मोनोसेकेराइड जिसे मैंने शुगर कहा। ओके, पॉलीसेकेराइड इज अ कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि हाइड्रोलाइज करने पे ढेर सारे मोनोसेकेराइड दे देता है। और वो किससे बना होता है? लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड, ऑब्वियसली तभी तो वो ये देता है। और कैसे ज्वाइन होते हैं वो ज्वाइन होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। क्या होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? ये वाला लिंकेज जिसे हम ईथर ऑक्साइड लिंकेज भी कहते हैं। या फिर मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑक्सीजन बनता है, ये जो ऑक्सीजन से जो लिंकेज बनता है, इसे कहीं कहीं पे एसिटल लिंकेज भी कहा जाता है। जैसे ये देखिए, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये OR हो जाएगा और ये R हो जाएगा और यहाँ पे भी OR। तो देख रहे हैं, ये कार्बन एक R ग्रुप से अटैच है, एक दो OR से अटैच है और एक H से अटैच है। और ये OR की वजह से ही ये लिंकेज आया, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एसिटल लिंकेज, क्योंकि एसिटल का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होता है। ये देखिए, ये R, ये C, यहाँ पे H, ये OR और यहाँ पे OR। ठीक है, इसे हम कहते हैं एसिटल। अब इसी में एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं अभी, अगर इस OR के बदले अगर OH आ जाए तो इसे हम कहेंगे हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। ठीक इसी तरह से आर सी आर, यहाँ पे आर का मतलब कार्बन की यूनिट, कोई भी कार्बन की यूनिट, वो सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। और यहाँ पे अगर ऐसे आ गया OR तो इसे हम कहते हैं कीटन। क्या कहते हैं? कीटन। ठीक है। और अगर इसी के जगह पे H आ जाए तो उसे हम कहते हैं हेमी कीटन। समझ में? बट सर ये सब इतना कुछ क्यों बता रहे हो? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है। और ये आर क्या होगा? ये आर नो डाउट कार्बन ही होगा। सर क्या इसके बदले हम हाइड्रोजन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। आया समझ में? चलो आगे देखते हैं। ओके, अब इसमें कुछ है ना, डाइसेक्राइड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, उसको भी अब भी कर लेते हैं अपन। देखो यहाँ पे, यूज योर ब्रेन पावर। अपने खोपड़े का पावर यूज करना है अपने को। सर वो किधर होता है? पता चल गया कितना पावर है तुम्हारे पास। ओए, ये क्या हो रहा है? पेन लीक हो रही है। चलो इसको मिटा लेते हैं। ओ यस, मिट गई ये। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस गैलेक्टोज एंड अल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज, क्या उसके अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है या फिर कीटो ग्रुप होता है? और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन का शुगर है। तो देखिए, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि जो गैलेक्टोज होता है ये ग्लूकोज का C4 एपीमर होता है। सर बड़े भयंकर भयंकर शब्दों का आपने प्रयोग किया। एपीमर ये क्या होता है? तो पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये नॉर्मल दो चीज कर दिया आपने, फिर यहाँ पे H लिख दीजिए, OH, और तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट में, और फिर ये H, ये H, OH, यहाँ पे H और OH। तो देखिए, ये वाला कार्बन इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन बताता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसको डी बोलेंगे या एल बोलेंगे। तो जो लोएस्ट असिमेट्रिक कार्बन है, मतलब कायरल कार्बन, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो, तो अगर इसमें OH राइट साइड है तो इसे डी ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ग्लूकोज। अब जरा देखिए, मैं ग्लूकोज का नहीं, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो उसमें भी CHO कॉमन, यहाँ पे CH2OH कॉमन। अब जरा देखिए, एक गजब सी चीज, ये सब कुछ सेम होगा, सिर्फ ये वाला जो पोजीशन है ना, कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे लेफ्ट में OH हो जाएगा और राइट में H हो जाएगा। यहाँ पे कैसे राइट में H था और सॉरी, लेफ्ट में H था और राइट में OH था, ठीक उसी तरह लेफ्ट में OH हो जाएगा और राइट में क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H। आया समझ में? तो ये हो गया गैलेक्टोज। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं C4 एपीमर ऑफ, C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज इज गैलेक्टोज। सर ये एपीमर क्या होता है? ऐसा पोजीशन जिसपे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए। ये H और OH का जो आप देख रहे हो पोजीशन लेफ्ट एंड राइट, जब इसे चेंज कर देते हैं तो हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। और जब वो किसी दो स्ट्रक्चर के बीच में किसी एक ही पोजीशन पे चेंज होता है तो जो स्ट्रक्चर मिलते हैं उसे हम एपीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीमर। अगर सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलूँ तो ये दोनों डायस्टीरियो आइसोमर है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है? डायस्टीरियो आइसोमर, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। आया समझ में? और जब इनका कॉन्फ़िगरेशन किसी एक कार्बन पे डिफर करता है तो जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीमर।
चलिए अब काम की बात करते हैं। विच कार्बन इन गैलेक्टोज हैज़ अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर टू ग्लूकोज C4। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है। जिन लोगों ने मेरी इसके पहले की डाइसैकेराइड की वीडियो नहीं देखी है, देख लो। नहीं देखा ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ड्रॉ हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसका? अल्फा डी गैलेक्टोज और बीटा डी गैलेक्टोज, इसका स्ट्रक्चर बनाने को बोला है। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज कैसा होता है? पहला ग्लूकोज का बना के देखो। ग्लूकोज जैसा होता है, ये O इधर, ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सब कुछ ग्लूकोज की तरह होगा, सिर्फ एक छोड़ के। अल्फा बोला है तो अल्फा में तो OH नीचे होता है और ये H ऊपर, यहाँ पे H OH, थर्ड पे OH ऊपर और यहाँ पे H नीचे। अब बताया था मैंने आपको, अभी यहीं पे ग्लूकोज होता तो H ऊपर लिख देता, OH नीचे लिख देता, लेकिन ये क्या है? गैलेक्टोज, तो यहाँ पे ऊपर OH आ जाएगा और यहाँ पे H, और हर बार की तरह यहाँ पे CH2OH ऊपर और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, नीचे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OH। और स्ट्रक्चर देखो सर, आप गलत लिख दिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H था और यहाँ पे OH था, ठीक है। तो ये देखो ना, ये CH2OH था, राइट। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो। ओके, हम लोग कौन से मेंबर का रिंग बनाते हैं? जल्दी बताओ। 6 मेंबर का रिंग बनाता है। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 वाला तो अटैक कर देता है ना इधर। ये तो नीचे H होगा। अरे बाबा सच बोला रे, नहीं तो इधर देखो स्ट्रक्चर भी दिया है ना, इधर H होता है। क्या होता है? H होता है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है, तो चलो करेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। ओ, ये इरेजर किधर गया? आजकल सब कुछ गायब हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे H कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ठीक ऐसा एक स्ट्रक्चर और बना दीजिए। जी हाँ, उन्होंने बीटा का भी बोला है, तो बीटा में सब कुछ सेम होगा सिवाय एक पोजीशन के। यहाँ पे एक सेकेंड, ये OH ऊपर हो जाएगा और H नीचे हो जाएगा। तो देखिए अल्फा डी गैलेक्टोज में OH नीचे होता है और बीटा डी गैलेक्टोज में OH ऊपर होता है। आया समझ में? बाकी सब कुछ सेम होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। विच डाइसेकेराइड अमॉन्ग सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज आर एक्सपेक्टेड टू गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट? तो माल्टोज देगा और एक लैक्टोज देगा, क्योंकि इनमें जो C1 कार्बन है वो मोनोमेरिक यूनिट में यूटिलाइज नहीं होते। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी इसकी पहली वाली वीडियो में दे दिया है, ठीक है। याद रखना, जिसका भी एनोमेरिक कार्बन, ओके, जिसका भी एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है, जिस भी डाइसेक्राइड में एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा, तो उसके प्रोबेबल चांसेस है कि वो अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाए। अगर एसीटल से है तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कीटल से है तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब समझने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, नहीं तो प्यारे बच्चों आपको ये भयंकर शब्द लग सकते हैं मेरे। हाँ समझ में? तो आप पहले की वीडियो जरूर देखिए। तो ये देखिए, इसमें ये देख रहे हैं, ये C1 कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन, तो ये फ्री है। इसके चांसेस है कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, और अगर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया तो मैं बोल रहा हूँ ये है ना, पक्का रिएक्ट कर लेगा किससे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। मतलब ये बन जाएगा रिड्यूसिंग शुगर। आया समझ में? आ रहा है सबको समझ में? ऐसा होता है मेरे भाई। तो ऐसा किस में हुआ? माल्टोज में भी हो गया। अरे सर ये तो लैक्टोज का स्ट्रक्चर है। अरे ले लेना यार लैक्टोज, माल्टोज में भी कुछ ऐसा ही होता है। माल्टोज में भी एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है। आया समझ में? यही बात है। तो वो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देंगे। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज? लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा? देखो सामने ही लिखा है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। क्यों? ये उसी से तो बना है मेरे भाई। क्या? उसी से तो बना है। आगे देखो, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आर द मोस्ट कॉमन नेचुरल पॉलीसेकेराइड। जो स्टार्च है, जो सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सारे मोस्ट कॉमन नेचुरल पॉलीसेकेराइड्स हैं। स्टार्च जो है इसे प्लांट, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट अपना फूड जो है वो स्टोर करते हैं, और जो सेल्यूलोज है वो तो प्लांट का पार्ट ही होता है। प्लांट के बार्क को काट दो या फिर उसके स्टेम को काट दो, आपको सेल्यूलोज मिलेगा। और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल अपना फूड स्टोर करते हैं। एनिमल मतलब ऑब्वियसली हम लोग आते हैं उसमें। तो स्टार्च स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट,
Starch is a storage carbohydrate of plant, an important nutrient for human and other animals. Cellulose is the main constituent of cell wall of plant and bacterial cell. It is also main constituent of wood and cotton. हमको तो पता ही है, ये जो लकड़ी होती है और जो कॉटन मतलब रुई होती है, वो सब किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से. ग्लाइकोजन कॉन्स्टिट्यूट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल एंड प्रेजेंट इन लीवर, मसल एंड ब्रेन. तो ये जो ग्लाइकोजन होता है, जो स्टोर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, ये एनिमल में लीवर में होता है, मसल में होता है और ब्रेन में होता है. इट इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई. ये ईस्ट में भी मिलता है और फंजाई में भी मिलता है. अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा बच्चों, कि हम जो ह्यूमंस हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए, उसको ब्रेकिंग करने के लिए एक एंजाइम लगता है जिसे हम कहते हैं सेल्यूलेज, और ये हमारी बॉडी में नहीं मिलता. ठीक है, बट एनिमल इसे खा सकते हैं, क्योंकि एनिमल के गट में जनरली रूमिनेंट्स मतलब जुगाली करने वाले. कौन? जुगाली करने वाले. जैसे भैंस को देखा होगा, अपने ये लोअर वाले जबड़े पे ऊपर वाले जबड़े को ऐसा लेफ्ट राइट घुमाते रहती है. हाँ समझ में? एक्चुअल में देखोगे ना तो ऊपर वाला जबड़ा स्टेबल रहता है और नीचे वाला लेफ्ट राइट मूव करता है. मैंने गलत बोला? जी हाँ. तो इनके गट में एक बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया जो है ना वो प्रोड्यूस करता है सेल्यूलेज. तो ये लोग सेल्यूलोज को पचा पाते हैं, बट हम सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते, क्योंकि हमारे में सच कोई बैक्टीरिया नहीं होता और कोई सेल्यूलेज नाम का बोलते हैं ना एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता. चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा स्टार्च के बारे में. तो यहाँ पे तो ये सब बहुत कुछ ऐसा कुछ किया हुआ है, इसे थोड़ा सा जल्दी से मिटा देते हैं ताकि हम लोग को पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम ना हो. चलिए देखिए अब आगे क्या लिखा गया है. कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, व्हेन यू चीव प्लेन ब्रेड, चपाती भाकरी फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, जब चपाती भाकरी को आप चीव करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो आपको स्वीट लगती है. उसके पीछे कारण क्या है? सिंपल सा कारण है कि उसमें जो भी स्टार्च रहता है वो टूट जाता है और क्या दे देता है अपने को? जी हाँ, सिंपलर मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, और इसीलिए वो अपने को टेस्टी लगती है. आया समझ में? चलो देखते हैं. Starch is a polymer of alpha-D glucose. Starch has two components, namely amylose and amylopectin. स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक अमाइलोज होता है और एक अमाइलोपेक्टिन होता है. अमाइलोज ओज तो शुगर की वजह से है और अमाइल की वजह से. ठीक है, और ये 15 से 20% आता है. और अमाइलोपेक्टिन कितना होता है? 80 से 85%. सर इतने परसेंट तो मेरे को आने चाहिए कम से कम. नहीं रे बाबा, 90 का सोच. ड्रीम बड़ा होएगा ना तो बहुत अच्छी चीज़ होती है जिंदगी में. ड्रीम बड़े होने से अचीवमेंट्स भी बड़ी बड़ी आती है. अमाइलोज इज अ सोल्यूबल इन वाटर एंड फॉर्म ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन. सर ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनाता है? सर कॉम्प्लेक्स के लिए अपना अलग चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इट कंटेन्स 200 to 1000 अल्फा ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज गिविंग राइज टू अनब्रांच चेन ऑफ वेरिएबल लेंथ. ओके, मतलब लीनियर चेन होता है. और इसका लिंकेज कैसा होता है? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. मतलब एक सिंपल ऐसे बता दो आपको, तो ऐसे दो यूनिट ले लो अल्फा डी ग्लूकोज की, ऐसे ऐसे, और देखो यहाँ पे ऊपर क्या होएगा? एच ओ एच. ठीक है, अल्फा में ओ एच नीचे होगा और यहाँ पे एच ओ एच, ओ एच 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 ओ एच, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे H. ठीक है, ऐसा सेम यूनिट ऐसे बगल में, कुछ भी ज़्यादा अलग नहीं है, सब कुछ वैसा ही है. तो आप बना दीजिए और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? H और OH. ठीक है, ये देखिए ये C1 कार्बन है, ये C4 कार्बन है, और यहाँ से वाटर का निर्जलीकरण हो जाएगा. ओके, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर. तो यहाँ से गया ये -H2O. आ गया समझ में? और ये जो लिंकेज बनेगा यहाँ पे उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. तो ये जब कंटिन्यू होगा, ऐसे कंटिन्यू होगा, फिर ये C1 हो जाएगा और ये बगल के C4 से कंबाइन हो जाएगा. तो ये पूरी जो चेन बन जाएगी इसे हम कहेंगे अमाइलोज. और जब आपको अमाइलोपेक्टिन करना होगा तो याद रखना ये जो C1 का लिंकेज है ना, जो इसमें OH नीचे है, ये एक दूसरी अमाइलोज जैसी लिंकेज होगी. अमाइलोज जैसी एक और चेन होगी, लेकिन उसमें ये C6 कार्बन से, किससे? C6 से. C6 ये देखिए यहाँ पे ये C6 होता है,
ये C6 है, ये C6 है, ये कार्बन नीचे वाला नहीं, जिसको मैंने एन सर्कल किया है वो C6 है, उसी का OH उठा लेता है। OH मतलब इसका OH और C6 का OH दोनों मिलके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना लेते हैं। तो क्या बन जाता है? अमाइलोपेक्टिन। चलिए देखते हैं। अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसोल्यूबल कंपोनेंट, ध्यान रखना इनसोल्यूबल है, ऑफ स्टार्च विच फॉर्म्स ब्लू वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन, दोनों बनाते हैं। इट इज अ ब्रांच्ड चेन पॉलीसेकेराइड। क्या है मेरे भाई? ब्रांच है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसे ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि है ना समझ में आए अच्छे से। सर हाईलाइट करने के लिए कोई कलर भी तो ले लो। चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं। ओके, ये ब्रांच याद रखना इसको, ठीक है। आगे देखो, चेन पॉलीसेकेराइड इन अमाइलोपेक्टिन चेन आर फाउंड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन अल्फा ग्लूकोज यूनिट, वेयर एज ब्रांच आर फाउंड बाय गामा बोलने जा रहा था मैं, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सर ये अल्फा की यूज करते हैं क्योंकि ये दोनों किससे बने होते हैं? अल्फा से बने होते हैं, इसीलिए अल्फा हम यूज करते हैं। और एक्चुअल में आप देखोगे तो जो बच जाता है उसे अल्फा कहते हैं। तो अल्फा वाले लिंकेज में अगर आप देखो तो C1 और C4 की लिंकेज होती है। तो जिसका C4 यूज हुआ होता है उसका एनोमेरिक कार्बन बचा होता है, जिसमें OH जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, मतलब अल्फा पोजीशन पे, तो वो बच गया। इसीलिए इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? अल्फा लिंकेज, ठीक है। अब ऊपर की तरफ देखिए, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अमाइलोज का दिया है स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, जी हाँ ये रिटर्न है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में इसे ही यूज किया था ये बताने के लिए कि ये कैसे एसिटल लिंकेज कहा जाता है। तो ये देखिए, ये अपना जो स्ट्रक्चर है ये पूरा क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। ये भी क्या है? पूरा अल्फा डी ग्लूकोज। ये C1 कार्बन, ये C4, और यहाँ से वाटर निकल गया और ये बन गया अमाइलोज। और अगर हम अमाइलोपेक्टिन का देखो तो ये C1 कार्बन है, यहाँ पे OH था और ये CH2OH, तो ये C1 और ये C6, C1 और C6 आया समझ में? तो यहाँ से वाटर निकल गया, आया समझ में? ऐसा, तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गई। क्लियर है? ऐसा ही है। आगे देखिए, ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये किसके लिए दिया है? सोच के बता सकते हो? जी हाँ, ये दिया है किसके लिए? सेल्यूलोज के लिए। देखिए यहाँ पे सेल्यूलोज, तो आपको पता चल गया कि ये किसका होता है? C1 और C4 किसका? बीटा ग्लाइकोसाइड। बीटा मतलब जिसमें OH जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, मतलब OH यहाँ पे होगा, सब में OH ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ। और सब में कौन सा लिंकेज हुआ? C1 C4। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बच जाता है? बीटा बच जाता है। ओके, क्या बच जाता है? बीटा बचेगा यहाँ पे एंड में। अगर आप देखो तो ये जो C4 है इसका बीटा बचा हुआ है, तो इसको बीटा डी लिंकेज बोलते हैं, बीटा लिंकेज बोलते हैं। आ समझ में? चलिए नीचे सेल्यूलोज के बारे में भी देख लेते हैं। सेल्यूलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड, स्ट्रेट चेन है याद रखिए, और बीटा ग्लूकोज यूनिट लिंक बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बीटा क्यों वो मैंने आपको बता दिया। केमिकल हाइड्रोलिसिस ऑफ सेल्यूलोज रिक्वायर यूज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड लगता है और ऊपर से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वो सेल्यूलोज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट बीटा 1,4 glycosidic linkage bond is very strong and difficult to hydrolyze. Human do not have enzyme which can hydrolyze this linkage, hence cellulose cannot be digested by human being. मैंने आपको बताया था कि जनरली रूमिनेंट्स इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके गट में एक बैक्टीरिया होता है जो एंजाइम रिलीज करता है, कौन सा? सेल्यूलोज, और वो टूट देता है। इट सर्व्स एज द फाइब्रस कंटेन ऑफ फूड यूजफुल फॉर बॉवेल मूवमेंट। तो तभी भी हमारे फूड में थोड़ा बहुत सेल्यूलोज अगर है तो वो फाइबर जैसा काम करता है और बॉवेल मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉवेल मूवमेंट? बॉवेल मूवमेंट मतलब जब हम मॉर्निंग में जाते हैं एक्सक्रीटरी को, मतलब जब हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है और एक्सक्रीटा बाहर आता है तो उसके लिए बॉवेल का मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका हिंदी तो नहीं मैं आपको बता सकता, बट ड्यू टू बॉवेल मूवमेंट द एक्सक्रीटा कम्स आउट। आ समझ में? आगे देखिए, ऊपर हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब देखिए ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हैज इट्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन बट इट इज हाईली ब्रांच। मतलब जो ग्लाइकोजन का है, जिसे हम लोग स्टोर करते हैं, जनरली एनिमल स्टोर करते हैं अपने फूड को, वो हाईली ब्रांच्ड होता है और वो किसके जैसा होता है, ऑलमोस्ट अमाइलोपेक्टिन जैसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, क्या आप जानते हैं द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब सिम्बायोसिस एक रिलेशनशिप है, आप बायो में पढ़ोगे, जिसमें दोनों मेंबर जो होते हैं, जो एक बोलते हैं ना एक दूसरे से एसोसिएटेड है, दोनों बेनिफिट होते हैं, एक के ऊपर दूसरा डिपेंड करता है, आ समझ में, लेकिन दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। आगे देखिए, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन गट ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड टर्मिट, टर्मिट के गट में जो बैक्टीरिया मिलता है, टर्मिट एक इंसेक्ट है, उसके गट में एक बैक्टीरिया मिलता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि हाइड्रोलाइज कर देता है C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन सेल्यूलोज। मतलब सिंपल, वो सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए सेल्यूलेज को प्रोड्यूस करता है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, और आपने हमारी वीडियो को ज़रूर पसंद किया है। तो इसी तरह सीखते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।